तो रिपब्लिक बनाने वाला जो खेल है वो आर्टिकल 52 का है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब प्रेसिडेंट हो गया तो इसका मतलब वो इलेक्ट, उसके बारे में बात है कि इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, नहीं डायरेक्टली होगा लेकिन इलेक्ट होगा। तो इलेक्ट जैसे ही आपके यहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा वैसे ही आपके यहाँ मोनार्की खत्म हो जाएगी। अगर मोनार्की नहीं है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो हम रिपब्लिक हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? ना, head of state should be elected by the people either directly or indirectly. It should not be monarch, then it is a republic, right? तो या तो मोनार्की होगी, राजा होगा, या तो फिर रिपब्लिक होगा। तो रिपब्लिक हमारे यहाँ है बिकॉज आवर हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल। आर्टिकल 52 इज आस्किंग अबाउट इट। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 सेज कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट आपको पता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। राज्यसभा के, लोकसभा के लोग वोटिंग करते हैं, एमएलएस वोटिंग करते हैं। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे होता है। तो जब इलेक्टेड बाय द पीपल है, हमारा कोई भी बंदा प्रेसिडेंट बनता है, इसलिए हम लोग रिपब्लिक हैं। एक बात समझ में आ गई। अब हमारा जो है प्रेसिडेंट का इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखें आप, एक बात तो आपको बताऊं, आप लोगों को ये मतलब जान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो जितना भी खेल होता है, जितना भी काम होता है, जितने कानून बनते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन दिए जाते हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जो जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं, जैसे आप आईएएस हो गए, आईएएस हो गए, कोई भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे जब आप सेलेक्ट हो गए, तो आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का रहेगा। जैसे भाई का अपॉइंटमेंट लेटर रखा मतलब है, तो उसमें आप यानी प्रेसिडेंट के बिहाफ पर सारा कुछ होता है, प्रेसिडेंट की तरफ से आपका अपॉइंटमेंट होता है। और जितने भी बड़ी डिग्निटरी पोस्ट होते हैं, जितनी भी बड़ी पोस्ट होती हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो, किसी का भी हो, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही होता है। कोई भी, लेकिन प्रेसिडेंट की ही साइन होता है बेसिकली। और या प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, या जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, जो मतलब बड़ी पोस्ट है, ग्रेट पोस्ट है, उसमें भी सारा प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही होता है। नाम प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलता किसका है? चलता प्रेसिडेंट की नहीं, आप ध्यान रखिए। प्रेसिडेंट का साइन इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के साइन से होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का साइन एक्चुअल में प्रेसिडेंट काइंड ऑफ रबर स्टैंप इंडिया में है। रबर स्टैंप का मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में वो रबर स्टैंप है। जब जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा यहाँ पे लगाओ स्टैंप, वहीं लगाएगा। यानी प्रेसिडेंट है तो नाम का प्रेसिडेंट, लेकिन जहां पे प्राइम मिनिस्टर कहेगा वहीं पे उसको साइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 99% केसेस में इंडिया के अंदर कानून है, लॉ है कि 99% केसेस में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो एड एंड एडवाइस है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यानी कि जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहेगी वही मानेगा कौन? प्रेसिडेंट मानेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है? तो जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही एक्चुअल में प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है। इसलिए नाम सारा प्रेसिडेंट का होता है, काम सारा प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो रियल में प्रेसिडेंट हमारे यहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या सेरेमोनियल पोस्ट होती है। जितनी भी पावर होती है, यानी हमारे लिए प्रेसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रेसिडेंट की पावर पढ़ें, लेकिन एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो सारी एक्चुअल पावर किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की पावर्स। गेटिंग? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कहे बिना प्रेसिडेंट कुछ करेगा नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है? तो सारी पावर जो प्रेसिडेंट की है वो एक्चुअल में किसकी पावर है? एक्सरसाइज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है ना? कहने के लिए तो पापा बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन जब तक मम्मी आदेश नहीं देंगी तब तक पापा कुछ कर नहीं सकते। अक्सर घरों में ये होता है ऐसा। ठीक है? जैसे मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ ईजान की नजर में ना, लेकिन जब तक मोनी कुछ कहेंगे नहीं तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। तो इसलिए फिर क्या हो गया कि अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ भी, नाम मेरा सामने सबके यहाँ मैंने साइन किया है, लेकिन कहने पे किसके साइन किया? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे साइन किया है। ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे साइन किया, तो फिर दिक्कत, पावर किसी, असल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। रिगार्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, राइट? तो ध्यान रखें, कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में जान लें। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया में। सबसे पावरफुल जो ऑफिस है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी पावर नहीं दे रखी है। सिर्फ सिंपली ये बोल दिया है कि वो हेड है, मतलब किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, फर्स्ट अमंग द इक्वल है, और उसको वो सारे लोगों को मिनिस्टर वगैरह उसके एडवाइस पे अपॉइंट होंगे। ठीक है? ये बात हो जाएगी। और फिर वो जितने भी डिसीजन मेकिंग है उसमें एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो एक्चुअल में उसका हेड प्राइम मिनिस्टर, तो जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही होगा। तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर की नहीं लिखी गई है। आप प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेसिडेंट और बाकी सारी चीजें पढ़ोगे। एक्चुअल में वो आदेश कहां से आता है? इनडायरेक्टली उसको हैंडल कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हैंडल कर रहा है। मतलब डायरेक्टली एक तरह से हैंडल कर रहा है, वो सिर्फ साइन इन लोगों का होता है। तो आप जितनी भी पावर प्रेसिडेंट की पढ़नी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पावर है प्रेसिडेंट की वो एक्चुअल में एक्सरसाइज करता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक्चुअल में जो पावर जितनी भी दिख रही है उसमें एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर करके खुद पावर ले लेता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये नहीं कि प्रेसिडेंट तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम तो होता है, लेकिन
करता प्राइम मिनिस्टर, और पावर तो सारी इंपॉर्टेंट है ही है कि कौन कौन सी चीजें कर सकता है प्रेसिडेंट, और उसमें फिर एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं होती है, एक्चुअल में एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। यहाँ भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया है, बोला है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही काम चले वही होगा। तो ये होता है। उसके अलावा 2-3 मिनिस्ट्री ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कैबिनेट मिनिस्ट्री के रैंक पे रखा जाता है। और इंडिया के अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री का वर्ड कहीं पे मेंशन नहीं है सिवाय एक आर्टिकल के, ठीक है। आर्टिकल जो है 352, आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर इमरजेंसी का प्रोविजन है, उसके अंदर कैबिनेट वर्ड का अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। उससे पहले कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। वर्ड क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री भी मिनिस्ट्री होती है, और कैबिनेट मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड ही नहीं था वो। कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्या होता है कि एक तरह से इनफॉर्मल सेटअप है ये, एक तरह कहा जाए तो, कि मतलब कैबिनेट वर्ड नहीं तो अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में सारे मिनिस्टर आ जाते हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री में कुछ मेन मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, फाइनेंस, होम। अब आप देखें, थोड़ा सा जान लीजिए, डिफेंस वाला क्या देखता है? रक्षा मंत्रालय है, वो कौन देखता है? जितने भी मतलब इंडिया की आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, इसको देखता है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। उसका एग्जीक्यूटिव हेड होता है। एक्चुअल में उसका काम सारा डिफेंस सेक्रेटरी करता है, जो कि आईएएस ऑफिसर होता है। लेकिन हेड ऊपर जो बैठा हुआ है, सेरेमोनियल बैठा हुआ है, वो मिनिस्टर है, और मिनिस्टर के आदेश पर ही सारे काम होते हैं। लेकिन अंदर से पेपर वर्क जो होता है, साइन जो होता है, डिफेंस सेक्रेटरी का होता है। अगर एटम बम मारना है, आदेश कौन देगा? आदेश देगा प्राइम मिनिस्टर कि एटम बम मार दो कहीं पे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या डिफेंस मिनिस्टर के कहने पर कोई भी जो ऑपरेटर है एटम बम के, वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, यानी वो एटम बम नहीं मारेंगे। एटम बम मारेंगे किसके कहने पर? जब डिफेंस सेक्रेटरी साइन करेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी के साइन से ही चलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो डिफेंस सेक्रेटरी के साइन से चलती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी ऊपर का स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव जितने भी हैं, वो एक्चुअल में सिर्फ ऊपर ऊपर के होते हैं, हट जाते हैं, लेकिन अंदर का जो सारा काम करता है वो सेक्रेटरी करता है। और सेक्रेटरी कौन होता है? आईएएस ऑफिसर होता है। तो डिफेंस सेक्रेटरी का मेन पावर होती है उसमें, जो उसका साइन होता है तब एटम बम मार सकते हैं कहीं पे, उसके साइन के बगैर नहीं। लेकिन उसको भी किसके आदेश पे चलना पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर के आदेश पे चलना पड़ता है। इसी तरीके से आपको पता है कि 1 रुपए का जो नोट होता था, उस पे किसका साइन होता है? अच्छा, 2 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? 2 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? 2 रुपए या 500 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। सबने देख रखा है भाई, आरबीआई गवर्नर का। 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? ये एग्जाम यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ये है, ये तुमने पढ़ा होगा, ये एग्जाम में जो जामिया ने भी पूछा हुआ है ना। हाँ, एंट्रेंस में पूछा हुआ है कि 1 रुपए का नोट कौन छापता है? 1 रुपए का नोट एंड सारे कॉइन्स, जितने भी कॉइन होते हैं, उसमें भारत सरकार लिखा रहता है ना। तो वो कौन छापता है? वो छापती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। लेकिन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर का साइन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मिनिस्टर कभी साइन नहीं कर सकता इन सब चीजों पे, जो जो रेगुलर वाली होती है। उस पे किसका साइन होते हैं? स्टेट सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस के, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, तो वो आईएएस ऑफिसर होता है। ध्यान रखिए, ये सेक्रेटरीट पूरा अंदर चल रहा होता है, जो ऊपर मिनिस्ट्री होती है, लेकिन इसको चलाते हैं सेक्रेटरी, जो कि आईएएस ऑफिसर होते हैं। आप लोग सोचते हैं ना आईएएस ऑफिसर का क्या काम है, तो सिर्फ डीएम बनने का काम नहीं है। जितना देश को जो चला रहे हैं, वो एक्चुअल में आईएएस ऑफिसर से चला रहे हैं। वो क्या होते हैं? वो सारे जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, इंटरनल जितने भी काम होते हैं, सेक्रेटरीट से चलते हैं। और सेक्रेटरीट जितने भी होते हैं, वो सब जो है मिनिस्टर के रैंक पे होते हैं ज्यादातर। और वो सब जो है, जो आप लोगों ने गवर्नेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग गवर्नेंस का लेक्चर वैसे मेरे पढ़े हुए हैं, तो उसपे आप पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री कैसे काम करती है। तो उसमें मिनिस्ट्री जो काम करती है, वो आप पॉलिटी में नहीं है, वो गवर्नेंस वाले में है। तो उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, मिनिस्टर्स काम करते हैं। मिनिस्टर का काम सारा सेक्रेटरी करते हैं। और लॉ मेकिंग में भी कोई मिनिस्टर कानून नहीं बनाते हैं, क्योंकि मिनिस्टर को आता जाता क्या है, वो तो कहते हैं, सिर्फ बनाने का काम सारा सेक्रेटरीज करते हैं, जो सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितना जो देश चला रहे हैं, वो आईएएस चला रहे हैं। जो देश कोई मतलब वो नहीं चला रहे, सेक्रेटरी चला रहे, मिनिस्टर नहीं चला रहे। मिनिस्टर तो सिर्फ कहते हैं, काम करने का काम, जो प्रोसीजर काम है, उनको थोड़ी ना क्या पता है क्या करना है। वो भी उनके जो पर्चा दे देते हैं, वही इसलिए अटक अटक के पढ़ते हैं, गलत सलत पढ़ देते हैं, कि जो पर्चा वो सेक्रेटरी लोग लिख के दे देते हैं, वही ये लोग कर रहे होते हैं। और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, लेकिन सेक्रेटरी जो होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, आई। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अलग होता है, पॉलिटिकल सेटअप अलग होता है। तो पॉलिटिकल सेटअप वाले को हम लोग देखते हैं, क्योंकि फेस होता है, सामने होता है, दिख रहा होता है, लेकिन अंदर का सारा काम सेक्रेटरी करता है। तो यहाँ पे आप इसी तरह फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, इसी तरह से आपका डिफेंस है तो डिफेंस सेक्रेटरी होगा, इसी तरह होम है तो होम सेक्रेटरी होगा, इसी तरह से और भी है, क्या नाम है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, और भी है, वो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और सारी चीजें हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और होता है होम मिनिस्ट्री। अच्छा, होम मिनिस्ट्री का काम क्या है, जरा बताओगे कोई? जैसे डिफेंस का तो आपको समझ में आ गया, फाइनेंस का समझ में आ गया, होम मिनिस्ट्री का क्या काम है? इस समय अमित शाह होम मिनिस्टर है,
और आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में। होम मिनिस्ट्री का क्या काम होता है? घर के मामला देखना, जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, ठीक है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, है ना, सिटीजनशिप के मैटर, ये सब किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। होम मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री है। जो इंटरनल अफेयर्स जितने भी हैं, सिक्योरिटी मैनेज करना, अंदरूनी सिक्योरिटी को मैनेज करना, बाहर की सिक्योरिटी डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है, यानी कि बॉर्डर की सिक्योरिटी। लेकिन जो अंदर की सिक्योरिटी है, पुलिस की जो सिक्योरिटी पुलिस है, जैसे स्टेट का पुलिस तो स्टेट पुलिस के अंडर में होता है, स्टेट पुलिस जो होती है वो स्टेट के अंडर में होती है, उसमें भी स्टेट के होम मिनिस्टर के अंडर में होती है, स्टेट का जो होम मिनिस्टर होता है। लेकिन जो पूरा इंडिया की जो पुलिस फोर्सेस हैं, यानी कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिनको पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। आपको पता है ना, सीआरपीएफ सुना है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, आसाम राइफल्स, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, बीएसएफ, एसएसबी, ये सब सुना है? सुना ही होगा, है? ये सब मिलिट्री नहीं है, ध्यान रखिए, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, ये पुलिस फोर्स है, सेंट्रल की पुलिस फोर्स, ठीक है, ओके। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेट्रो वेट्रो की हिफाजत करती हैं। सीआरपीएफ जो कि जंगलों में नक्सलाइट से लड़ती हैं, और मतलब जब कभी दंगा वंगा होता है तो आरपीएफ यानी कि पीएससी लगती है, तो उसमें उसकी वो कोबरा कमांडो वगैरह सुना होगा, सब सीआरपीएफ की है। पार्लियामेंट्री की सिक्योरिटी भी सीआरपीएफ कर रही है। सीआईएसएफ जो है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए है, मेट्रो वगैरह की सिक्योरिटी, बड़ी इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद में जो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर पे पीस के टाइम पर, ध्यान रखिएगा, पीस जब लड़ाई नहीं हो रही है तब बीएसएफ रहेगी, और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो बीएसएफ पीछे हटेगी और मिलिट्री आगे जाएगी। तो ये मिलिट्री नहीं है, ये बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है, शांति के टाइम पर बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन करना। एसएसबी, एसएसबी जो होती है, सीमा सुरक्षा बल जो है, ये भूटान और नेपाल वगैरह की जो बॉर्डर है उनको, उनमें पीस टाइम पे सिक्योरिटी देने का काम। इंडो तिब्बतन पुलिस है, वो क्या नाम है आपका, आईटीबीपी वाले, ये आईटीबीपी वाले बॉर्डर फोर्स है, लेकिन ये इंडो तिब्बतन पुलिस है, वहां की चीजों को देखते हैं आईटीबीपी वाले, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सीआईएसएफ है। इसका एग्जाम कौन कराता है? ये एग्जाम भी होता है यूपीएससी का ही एग्जाम है, इसको बोलते हैं सीएपीएफ का एग्जाम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम, सीएपीएफ। ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है, बहुत टफ नहीं है। इसमें कमांडेंट बनते हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, सीआर, चाहे किसी इनमें से किसी भी फोर्सेस में बन सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, या किसी और बटालियन में, किसी और उसमें, बीएसएफ में, एसएसबी में, किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। ये यूपीएससी का सीएससी एग्जाम नहीं है, ये सीएपीएफ का एग्जाम है। ये भी टफ एग्जाम होता है, इसमें लेकिन कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, वर्दी मिलेगी आपको, और इनमें से किसी भी फोर्स में आप जा सकते हैं, चॉइस होती है, प्रेफरेंस देते हैं आप। आसान एग्जाम है, बहुत टफ नहीं है, मतलब आईएएस कितना टफ नहीं है, लेकिन आईएएस की तैयारी में वो सब इंक्लूड हो जाता है। और बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरे 2-3-4 स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने भी, उसको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला हुआ है, सीएपीएफ के थ्रू ही गया है, असिस्टेंट कमांडेंट हुआ था, वो आईटीबीपी में था। और जो है, तो ये सारे जो है सीएपीएफ के थ्रू जा सकते हैं। तो सीएपीएफ का एग्जाम होता है, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो ये सारी फोर्सेज जो है, ये सब किसके अंडर में है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती है। जो मिलिट्री होती है, जो एयरफोर्स है, जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये सब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में होती है। और ये लोग वॉर टाइम पे लड़ते हैं, यानी मिलिट्री जो है वो हर वक्त बॉर्डर पे नहीं लगी रहती। मिलिट्री बॉर्डर पे अपने कुछ मतलब स्टेशन बना के रखती है, नहीं तो ज्यादातर वो कैंटोनमेंट में रहते हैं। जब उन वॉर का टाइम होता है तो बीएसएफ पीछे स्टेप डाउन करती है, और आगे कौन जाता है? फिर मिलिट्री जाती है लड़ने के लिए, ठीक है। तो मिलिट्री वॉर टाइम पे काम करती है, और बीएसएफ वगैरह वाले जो होते हैं, या आईटीबीपी वाले, या एसएसबी वाले, ये सब पीस टाइम पे बॉर्डर पे लगे रहते हैं, यानी लड़ाई नहीं हो रही तो ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम होता है, ये जो मतलब लोग हैं, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं। बात समझ में आ गई? ये सिटीजनशिप के जो कानून है, ये भी होम मिनिस्टर देखता है, ठीक है ना, तो ये होम मिनिस्ट्री देखती है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अफेयर्स के अंडर में है, अमित शाह देखते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो पुलिस फोर्सेज है सेंटर की, वो सब होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती है। स्टेट की पुलिस स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती है, इसलिए होम मिनिस्ट्री की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि क्या नाम है हमारा, मिनिस्ट्री कैसे काम, मिनिस्ट्री क्या है, और पार्ट वाले हमने बात कर ली। तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी जो ये मिनिस्ट्री होती है, ये एक्चुअल में एडवाइस करती है। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिलकर कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं, और ये लोग एडवाइस जो करते हैं कैबिनेट, और पूरे ग्रुप जितने भी मिनिस्टर होते हैं, जितने भी टाइप के मिनिस्टर होते हैं, आगे पढ़ेंगे तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहते हैं। इनके एड एंड एडवाइस जो प्रेसिडेंट को देंगे, वो प्रेसिडेंट मानेगा, लेकिन प्रेसिडेंट एडवाइस और एड देंगे
जो पावर हम प्रेसिडेंट की पढ़ते हैं उसको भी वो अपने मन से नहीं चला सकता, वो भी पावर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उस पे अक्सर जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह कहेंगे वही काम करेगा, उसके अलावा काम नहीं कर सकता, इसलिए। लेकिन प्रेसिडेंट के पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट होता क्या है। चलिए चैप्टर नंबर 17 है आपका, हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको बनाया जा सकता है, पहले ये बताइए, आप लोगों को कुछ पता है आपको?